हेलो जी, क्या हाल चाल। आज हम देखने वाले हैं यूरिनोजेनिटल सिस्टम, जो कि के नाम से ही पता चल रहा है। यूरिनोजेनिटल हमारे दो सिस्टम से मिलकर बना है। यूरिनो मीन्स एक्सक्रीशन सिस्टम एंड जेनिटल्स मीन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम वर्टिब्रेट्स में कैसे यूरिनोजेनिटल सिस्टम में इवोल्यूशन आई वो पढ़ने जा रहे हैं। कैसे पानी से ज़मीन पर आने के लिए इवोल्यूशनरी जर्नी ने इन 5 मेजर वर्टिब्रेट्स के ग्रुप में किडनी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन को पूरी तरह से बदल दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ यूरिनोजेनिटल सिस्टम पढ़ते क्यों हैं वर्टिब्रेट्स की। सबसे पहले इवोल्यूशनरी इंसाइट देख लेते हैं कि कैसे हमारी किडनी की डेवलपमेंट हुई। कैसे हमारे पूर्वजों में सबसे पहले एक प्रिमिटिव किडनी आई जिसको आर्किनेफ्रोस कहते हैं, एंसेस्ट्रल बेसलाइन रखी। फिर उसके बाद ये थोड़ी और एडवांस होकर आर्किनेफ्रोस से फिर प्रोनेफ्रोस में इवॉल्व हुई, देन मीजोनेफ्रोस में इवॉल्व हुई एंड देन बिल्कुल एडवांस टाइप की किडनी हमारी मेटानेफ्रोस किडनी है। अब ये रिवील करते हैं कि कैसे वर्टिब्रेट ने कॉन्कर करा कि जब वर्टिब्रेट पानी छोड़कर ज़मीन पर आए तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि पानी को कैसे बचाना है, पानी को कैसे कंजर्व करना है। इनको इस इवोल्यूशन के दौरान धीरे धीरे इनकी जो सिलिएटेड नेफ्रोस्टोम्स थे वो ख़त्म होते चले गए, ताकि फिल्ट्रेशन को ऑप्टिमाइज किया जा सके और पानी की कमी को रोका जा सके। अब हम देखते हैं अडेप्टिव बायोलॉजी के बारे में। जैसे समुद्र में रहने वाली मछलियों के ऑस्मो रेगुलेशन से लेकर रेगिस्तान मतलब डेजर्ट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के वाटर कंजर्वेशन तक, हर ग्रुप ने अपना एक अलग सॉल्यूशन निकाला ताकि वो अपने फिजियोलॉजिकल चैलेंज से डील कर सके। अब आते हैं प्रिमिटिव ब्लूप्रिंट में फिशेस के यूरिनोजेनिटल सिस्टम को समझते हैं। किडनी की ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई। सबसे पहले किडनी इनकी प्रोनेफ्रोस टाइप थी, जो कि फंक्शनल थी एम्ब्रियोज में, लेकिन रूडिमेंट्री थी एडल्ट्स में, यानी कि बहुत कम हो जाती थी एडल्ट के में आते आते। फिर वो थोड़ी और इवॉल्व हुई किडनी, देन ओपिस्थोनेफ्रोस टाइप किडनी आई, जो कि इनकी पूरी बॉडी में इलोंगेटेड रहती थी और ये वॉल्फियन डक्ट के थ्रू अपना यूरिन ड्रेन आउट करती थी अपनी बॉडी से। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मरीन फिशेस खारे पानी में यानी कि में रहने के बावजूद भी अपना जो एक्सक्रीशन है वो गिल्स के थ्रू करती हैं, ताकि ज़्यादा सॉल्ट एक्सेस में एक्सक्रीट ना हो पाए। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव, ये तो हमने देख लिया किडनी का पार्ट। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज क्या होती हैं फिशेस के अंदर। ये मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती हैं, यानी कि जो इनके एग्स होते हैं वो बाहर ले करती है अपनी बॉडी के। लेकिन जो कुछ शार्क्स होती हैं वो वीवीपेरस होती हैं। इसका एक एक्सेप्शनल है कि वो सीधा अपने बच्चों को जन्म देती हैं। विविपेरस से ये मोस्टली, वैसे तो ये ओविपेरस होते हैं, लेकिन एक शार्क इसका एक्सेप्शन है कि विविपेरस होती है। अब आ जाते हैं गोनैड्स के इनके जो गोनैड्स होते हैं, या तो वो जेनाइटल पोर्स के जरिए सीधा बाहर खुलते हैं या फिर यूरिनरी डक्ट के साथ रास्ता कॉमन बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि ज़्यादातर जो बोनी फिशेस रहती हैं, मोस्टली जो बोनी फिशेस रहती हैं, उनके पास कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। कॉपुलेटरी ऑर्गन उनके पास कोई भी नहीं होता है।
अब एम्फीबियंस की अडेप्टेशंस के बारे में आ जाते हैं। ये दो जिंदगियां जीते हैं, ये तो मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ। एक इनको अडेप्ट होना होता है लैंड में रहने के लिए, और एक इनको अडेप्ट होना होता है वाटर में रहने के लिए। किडनी की ट्रांजिशन देख लेते हैं। इनके जो लार्वल स्टेजेस पे होती है, इनकी किडनी प्रोनेफ्रॉस होती है फंक्शनल, और जब ये एडल्ट बन जाते हैं तब मीजोनेफ्रोज फंक्शनल हो जाती है, यानी कि ओपिस्टोनेफ्रोज। और जो ब्लेडर है इनका, वो वाटर को स्टोर करता है ताकि ये टेरेस्ट्रियल एरिया में, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सके क्रिटिकल कंडीशंस में। अब रिप्रोडक्टिव फीचर देख लेते हैं। इनका वाजा एफरेंशिया जो है वो सीधा टेस्टिस से कनेक्ट होता हुआ डायरेक्टली किडनी के पास कनेक्ट होता है। इनकी जो टेस्टिस होती हैं वो डायरेक्टली किडनी से कनेक्टेड होती हैं बाय डायरेक्शनली। वॉल्फियन डक्ट इनके पास भी प्रेजेंट होता है, जो यूरिनोजेनिटल रोल प्ले करता है डुअल फंक्शन में, डुअल ट्रांसपोर्ट में। फीमेल्स के पास इनके सेपरेट ओविडक्ट प्रेजेंट होती है, जिसको हम म्यूलेरियन डक्ट कहते हैं। और वॉल्फियन डक्ट जो होती है वो इनकी यूरिनरी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। अब क्लोका, ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। क्लोका जो होती है वो रिसीव करती है इनकी यूनिटरी, जेनिटल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एक कॉमन ट्रैक्ट होता है इनके पास, जिसको क्लोका कहते हैं इन तीनों सिस्टम्स का। नेक्स्ट रेप्टाइल्स के अंदर आ जाते हैं। रेप्टाइल्स को वाटर कंजर्वेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल एरिया में रहते हैं 100%। और इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अब किडनी के, पहले किडनी और एक्सक्रीशन देखते हैं इनका। इनके पास मेटानेफ्रिक किडनी होती है, जिसकी वजह से बहुत लिमिटेड हैनले लूप इनका एक्सक्रीशन करता है। और ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं जो सेमी सॉलिड रहता है, बहुत मिनिमल वाटर लॉस के साथ। क्लोका इनके पास भी प्रेजेंट होता है, जो वाटर रीअब्सॉर्ब करता है वेस्ट से एक्सक्रीट करने से पहले। ठीक है। रिप्रोडक्टिव एडवांसेस देख लेते हैं इनकी। वही मैंने बोला अभी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और इनके मेल्स के पास एक पेयर्ड हेमीपेंस प्रेजेंट होता है। फिर एमनियोटिक एग्स देते हैं ये, जो कि के एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, जो इनको टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशंस से, मतलब टेरेस्ट्रियल अडेप्टिव बनाती हैं, या फिर ये कह लो कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है। अब आ जाते हैं हमारे बर्ड्स के ऊपर। बर्ड्स की सबसे पहले किडनी का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये इनका किडनी का और रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रेटजी है वो इनके उस तरीके से है कि ये फ्लाइट में इनको हेल्प मिल सके। अब किडनी का स्ट्रक्चर देखते हैं। लार्ज, इनकी जो किडनी होती है वो लार्ज मेटानेफ्रिक किडनी होती है। इनको भी डुअल नेफ्रॉन सिस्टम शो करना होता है। रेप्टिलियन टाइप नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास कॉर्टेक्स के, जो कि कॉर्टेक्स में लोकेटेड है। और लूप ऑफ हैनले, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लूप ऑफ हैनले इनके अंदर एब्सेंट होता है। यूरिकोटैलिक होते हैं ये, यानी यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, जो इनके इसेंशियल है फ्लाइट के लिए। फिर आ जाते हैं मैमेलियन टाइप नेफ्रोज जो है इनके पास, उनके पास हैन लूप ऑफ हैनले प्रेजेंट तो होता है, लेकिन मेड्यूलरी कोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ताकि वो वाटर रिटेंशन कर सके। अब रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशंस देख लेते हैं। ये मोस्ट मेल्स के अंदर लैक होता है, मतलब कि काफ़ी मेल्स के अंदर पेनिस एब्सेंट होता है। स्पर्म जो है वो इनके क्लोकल किस के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। फीमेल्स जो होती हैं इनमें, उनके पास ओनली लेफ्ट ओवरी प्रेजेंट होती है, ताकि इनका वेट कम रहे।
अब क्लोका कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं इनकी। जो क्लोका है वो 3 चैम्बर्ड क्लोका है। नेम क्या है उनका? कॉप्रोडियम, यूरोडियम और प्रॉक्टोडियम, जो कि के हैंडल करते हैं तीनों सिस्टम, डाइजेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन एफिशिएंटली। अब मैमल्स की बात आ जाती है। मैमल्स तो हमारे हैं ही कॉम्प्लेक्स। इनके पास मेटानेफ्रॉस किडनी प्रेजेंट होती है और स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। किडनी इनकी फुल्ली डिफरेंशिएटेड होती है कॉर्टेक्स और मेड्यूला में। ये अभी जब हम पढ़ेंगे 11th-12th की बायो, तब मैं डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है जो इनके यूरिन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। सेपरेट यूरेटर प्रेजेंट होता है और यूरिनरी ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है इनका। अब रिप्रोडक्टिव स्पेशलाइजेशन देख लेते हैं इनकी। इनके मेल और फीमेल में डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। मेल के पास वाजा डेफरेंस होता है और फीमेल के पास यूट्रस होता है। कंप्लीट सेपरेशन शो करते हैं ये यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। इनका दोनों ही सिस्टम अलग होते हैं। फिर एम्ब्रियोनिक वॉल्फिन डक्ट जो है इनके पास, वो बन जाती है वाजा डेफरेंस, जो कि मेल के पास प्रेजेंट होती है। और वेस्टिजियल गार्टनर्स डक्ट कहते हैं जो फीमेल के अंदर हो जाती है। मतलब कि जो वॉल्फिन डक्ट अभी हमने एम्फीबियंस और उसमें रेप्टाइल्स में पढ़ी, वो इनके अंदर मेल्स में तो कहते हैं उसको वाजा डेफरेंस और फीमेल्स में कहते हैं उसको वेस्टिजियल गार्टनर्स डक्ट। अब जो इनकी एम्ब्रियोनिक मुलेरियन डक्ट है वो इनके ओविडक्ट और यूट्रस बनाती है फीमेल्स के अंदर, जो कि मेल्स के अंदर नहीं होता है, क्योंकि मेल्स के अंदर वेस्टिजियल अपेंडिक्स टेस्टिस होती है या फिर उसको रोस्टेटिक यूट्रिकल भी कहते हैं, ठीक है। अब प्लेसेंटल मैमल जो होते हैं वो इंटरनल जेस्टेशन शो करते हैं विद कॉम्प्लेक्स हार्मोनल कंट्रोल। 9 मंथ का हमारा जेस्टेशन पीरियड होता है। बाकी ये डिफर करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। एसेसरी ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, और जो कि रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करती हैं। अब की इवोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि आर्की नेफ्रोज किडनी आई, ठीक है, और ये मोस्टली लार्वल हैगफिश में पाई जाती थी। एक तरीके से इन्होंने हमारी एंसेस्ट्रल नींव रखी इवोल्यूशन की। फिर उसके बाद हमारी प्रोनेफ्रोज किडनी आई, फिर हमारी मीजोनेफ्रोज किडनी आई, देन हमारी ओपिस्थोनेफ्रोज किडनी आई, देन मेटानेफ्रोज किडनी आई। हमारे अंदर मेटानेफ्रोज हम सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इवॉल्व हैं, तो हमारे अंदर भी मेटानेफ्रोज किडनी है। अब एक कोर ट्रेंड ये देख लो कि ट्रांजिशन हुई कैसे। सबसे पहले जो वर्टिब्रेट्स या ऑर्गेनिज्म एमोनोटेलिक थे, फिर यूरियोटेलिक बने, फिर यूरिकोटेलिक बने जो वेस्ट जनरेट करते थे, और फिर कंप्लीट सेपरेशन हो गया यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। किडनी की इवोल्यूशन कैसे हुई थी? वर्टिब्रेट्स के वाटर से लैंड में रहने के लिए कि हर स्टेज पे वाटर कंजर्वेशन इम्प्रूव करने के लिए सेपरेटेड यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव फंक्शन बनते चले गए ताकि वो फिजियोलॉजिकली एफिशिएंटली काम कर सकें। अब हम आ जाते हैं केस स्टडी पे। अनयूजुअल अडेप्टेशन देख लेते हैं कुछ। मेल प्रेगनेंसी, अभी तक हमने पढ़ा था कि प्रेगनेंसी के लिए फीमेल ही रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर मेल भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है, और ये एक्सेप्शन है एक तरीके से, सी हॉर्सेस का। आपने सुना भी होगा कि इनके पास एक ब्रूड पाउच प्रेजेंट होता है जिसमें ये अपने एम्ब्रियोज को फीमेल से ले लेते हैं और उसमें स्टोर करके उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और
ऑस्मो रेगुलेशन शो करते हैं ताकि उसका ध्यान रख सके, ठीक है। अब एक मार्सुपियल रिप्रोडक्शन के अंदर फीमेल्स के पास डबल यूट्रस और वेजाइना प्रेजेंट होता है, जिसमें एक तरीके पाउच होता है इनके पास, जहाँ पर इनका जो यंग बॉर्न होता है वो जब इमेच्योर होता है, जब तक वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो जाता, वो इसी पाउच के अंदर रहता है। नेक्स्ट, डेजर्ट किडनी कैमल्स का एग्जांपल ले लेते हैं। इनके पास बहुत लंबा लूप होता है, जो कि के हाइपर कंसंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करता है, जो इनको मिनिमम वाटर इनटेक के साथ रहने में हेल्प करता है। अब एक तरीके से समरी देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा पूरे लेक्चर में। फर्स्ट, किडनी टाइप देख लो। फिशेस के अंदर ओविस्टोनेफ्रॉस किडनी थी, एम्फीबियंस के मीजोनेफ्रॉस, फिर रेप्टाइल्स के अंदर मेटानेफ्रॉस आई, फिर बर्ड्स और मैमल्स के अंदर मेटानेफ्रॉस किडनी आई। नाइट्रोजनस वेस्ट, सबसे पहले हमारे ऑर्गेनिज्म एम्यूनोटैलिक थे, यानी अमोनिया एक्सक्रीट करते थे एज अ वेस्ट, फिर यूरियोटैलिक बने, यूरिया एक्सक्रीट करते थे, और देन रेप्टाइल्स आए जो यूरिकोटैलिक थे, यानी यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते थे एज अ वेस्ट। फिर बर्ड्स में हमारे यूरिकोटैलिक है, और मैमल्स हमारे यूरियोटैलिक है, यानी यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। अब ब्लेडर पे आ जाते हैं। ब्लेडर इनके पास या तो होते ही नहीं है फिशेस के अंदर, या फिर बहुत कम होते हैं, रूडिमेंट्री होते हैं। एम्फीबियंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और रेप्टाइल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बर्ड्स के अंदर एब्सेंट होते हैं ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर की बात हो रही है, और मैमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन इनकी मोस्टली एक्सटर्नल होती है फिशेस की, एम्फीबियंस में भी एक्सटर्नल होती हैं, लेकिन रेप्टाइल्स में इंटरनल होती है, बर्ड्स में भी इंटरनल होती है, और मैमल्स में भी इंटरनल होती है। फिर एक क्लोका आ जाता है, जो कि तीन सिस्टम को की एक कॉमन पैसेज है। फिशेस के अंदर प्रेजेंट होता है, एम्फीबियंस में भी प्रेजेंट होता है, रेप्टाइल्स में भी प्रेजेंट होता है, और बर्ड्स के अंदर ये 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन मैमल्स के अंदर एब्सेंट होता है, एक्सेप्शन मोनोट्रिमस। अब कॉपुलेटरी ऑर्गन्स बहुत रेयर पाए जाते हैं फिशेस में। एम्फीबियंस में भी एब्सेंट होते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर हेमीपेंस देखा था हमने मेल्स के अंदर, और बर्ड्स में एब्सेंट होते हैं, और मैमल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, हमारा नेफ्रोस्टोम्स देख लेते हैं। फिशेस में प्रेजेंट होते हैं, कुछ कुछ फिशेस में प्रेजेंट होते हैं। एम्फीबियंस में प्रेजेंट होते हैं लार्वल स्टेजेस में मोस्टली, बहुत कम होता है कि वो एडल्ट स्टेज तक प्रेजेंट हुए। फिर रेप्टाइल्स के अंदर एब्सेंट, बर्ड्स में भी एब्सेंट, मैमल्स में भी एब्सेंट रहते हैं। मेल डक टाइप क्या होता है इनका, फिशेस का यूरिनोजेनिटल होते हैं ये, इसमें भी यूरिनोजेनिटल होते हैं। मेल डक्ट इनकी वाजा एफरेंशिया होती है, और रेप्टाइल्स के अंदर भी प्योरली रिप्रोडक्टिव होते हैं ये, तो वाज डेफरेंस इनकी मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट टाइप है। बर्ड्स के अंदर भी वाज सेम एज रेप्टाइल्स, वाज डेफरेंस प्रेजेंट होता है, और मैमल्स के अंदर भी सेम वाज डेफरेंस प्रेजेंट होता है एज अ मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट टाइप। यूरिनोजेनिटल सिस्टम अपने आप में ही जैसे दो सिस्टम से मिलकर बना है, तो ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड सिस्टम है। सो इस लेक्चर में मैंने जो उतना पढ़ाया है जितना आपका बेस बनाने के लिए इनफ होगा। पढ़ने को तो हर सिस्टम में बहुत कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ उतना पढ़ा रही हूँ जितना आपके लिए जानना ज़रूरी है। ओके, so thanks for watching. Do like, share, subscribe my channel. Bye bye.